हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत। जब हम आधुनिक काल पढ़ते हैं तो आधुनिक काल पढ़ते समय हमारे सामने एक चुनौती आती है कि इतना विस्तृत पाठ्यक्रम हम कैसे पढ़ें, कम समय में इसको कैसे रिवाइज करें। आधुनिक काल पढ़ते समय हम किस लेखक को पढ़ें, किस लेखक को छोड़ें, किस विधा को पढ़ें, किस विधा को छोड़ें, क्योंकि जैसे जैसे हमारी परीक्षाओं की तिथि नजदीक आने लगती है हमारे अंदर घबराहट सी होने लगती है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ लेखकों की सूची तैयार की है और उस सूची के अंतर्गत उन लेखकों की जो विधागत विविध आयाम हैं उनको भी रेखांकित करने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि फला लेखक किस किस क्षेत्र में लेखन कार्य किया करता था और वो कौन कौन से लेखक हैं जिनको कि हमें परीक्षा के पूर्व निश्चित तौर पर पढ़कर जाना चाहिए। वहां से किसी न किसी रूप में सवाल बनते हैं। तो उसी प्रयास में हमने इस लेक्चर को तैयार किया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी आखिर तक अपने लिए कॉपी और पेन दोनों लेकर बैठकर देखेंगे और फिर उसको नोट करते जाएंगे, जिससे कि बाद में आपका एक बहुत ही अच्छा नोट तैयार हो जाएगा। और ऐसे विद्यार्थी जो कि बीच बीच में इस चैनल से जुड़ते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं, हो सकता है कि वो इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर से अनभिज्ञ रह जाएं, उनको इसका फायदा न मिल पाए। लेकिन जो विद्यार्थी सिंसियर हैं और विश्वास करते हैं कि कभी कभी उनको बहुत ही अच्छा मैटर देखने को मिल सकता है, उनके लिए ये बहुत ही खास पेशकश के तौर पर माना जा सकता है। तो हमने सोचा कि जैसे ही आप देखेंगे इन लेखकों की सूची को, उनके विधागत विविध आयामों को, तो अगर आप रिसर्च इत्यादि करना चाहते हैं तो वहां से पीएचडी के कुछ सूत्र आपको दिखाई पड़ेंगे, कुछ आप टॉपिक वहां से निर्धारित कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर को आप किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से मत देखिएगा, ये हर परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलते हम सीधे बात करते हैं लेखकों के ऊपर। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर प्रमुख गद्य लेखक नाम से एक सूची तैयार की है, जिसमें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन पांचों आप गद्यकारों को देख रहे हैं। और नीचे हमने इनके जन्म तिथि को भी इंगित किया है, जिससे कि आपके दिमाग में एक खाका बने कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है जीवन काल के दृष्टिकोण से। तो ये भी धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 और निधन 1885 में हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का गद्य के क्षेत्र में किन किन विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो इनके नाम पर तो एक युग ही पड़ गया है। फिर भी हम इनको देखेंगे कि जब हम कॉम्पिटेटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटना चाहिए जिससे कि बाद में हमें परीक्षा हॉल में दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो जब भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करेंगे तो उन्होंने नाटक के क्षेत्र में काम किया, मौलिक नाटक, अनुदित नाटक, रंगमंच पर उन्होंने विचार विमर्श किया कि रंगमंच किस तरीके का होना चाहिए। आलोचना के क्षेत्र में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी एक खास रचना का नाम आपने सुना होगा, नाटक, जिसमें उन्होंने नाटक की खास विशेषताओं पर विचार विमर्श किया हुआ है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निबंध को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र का लगभग हर पाठ्यक्रम में निबंध आपको दिख जाएगा, चाहे यूजी का निबंध पाठ्यक्रम हो, चाहे पीजी का हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, तो वहां पर कोई ना कोई निबंध मिल जाएगा। उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है, ये काफी इंपॉर्टेंट निबंध है। इसके अतिरिक्त अगर यूजीसी नेट, यूपी हायर एजुकेशन या फिर अलग अलग राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसरों की परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे होंगे तो निबंध के तौर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है। इसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को याद रखना है। इनकी 3 पत्रिकाएं, खासतौर से कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी पत्रिका, इनसे रेगुलर सवाल पूछा जाता है। कभी मिलान वाला सवाल आ जाता है, कभी प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से आ जाता है, कभी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए सवाल बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त यात्रा साहित्य की शुरुआत मानी जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लिए सबसे पहले गिने जाएंगे। तो ये खास तौर से भारतेंदु हरिश्चंद्र को जब आप गद्यकार के रूप में देखेंगे तो इन विधाओं को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हर एंगल से आप देखकर ही परीक्षा में जाइए। दूसरा नाम आता है प्रताप नारायण मिश्र, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से 6 साल छोटे थे। 1856 में जन्म हुआ और 1894 में इनका निधन हो गया। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र भी बहुत दिन तक जीवित नहीं रहे। अगर देखा जाए तो इन्होंने भी निबंध के क्षेत्र में काम किया, नाटक, अनुवाद और पत्रकारिता। वैसे भारतेंदु युग से जितने भी जुड़े हुए निबंधकार रहे हैं वो कहीं न कहीं पत्रकार के तौर पर भी जाने जाते हैं। जैसे प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यूरोपीय विद्वान से तुलना की कि इनको एडिशन माना जा सकता है। कई बार आप परीक्षाओं में देखेंगे कि ये पूछा गया है कि हिंदी निबंधकारों में एडिशन से किसकी तुलना की गई है, तो नाम आता है प्रताप नारायण मिश्र का। इसके बाद एक और नाम आता है स्टील। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि बहुत ही सिंसियर और गंभीर विद्यार्थी ही इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो तुरंत बता देंगे कि स्टील की तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे की है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा दोनों तथ्य। एडिशन तो आपको क्लियर हो गया कि प्रताप नारायण मिश्र को कहा गया। प्रताप नारायण मिश्र ने जहां निबंधों में अपना योगदान निभाया, वहीं नाटक में भी इन्होंने काम किया। जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाम से नाटक लिखा, वहीं प्रताप नारायण मिश्र ने भी भारत दुर्दशा नाम से एक नाटक लिखा। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना। इसके बाद है अनुवाद। इन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में भी काम किया, वो संस्कृत से हो, चाहे बांग्ला से हो, चाहे अंग्रेजी से हो। अलग अलग एरिया में शुरुआत में इसी तरीके से अनुवाद किए जा रहे थे। पत्रकारिता में इनका जो फेमस पत्र है ब्राह्मण, ये भी सवाल पूछा जाता है। घूम फिर कर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आपने देखा होगा तो सवाल आता ही आता है। तो प्रताप नारायण मिश्र को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखकर जाइए। तीसरा नाम आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैसे ही मैंने नाम लिया तो आपको एक खास युग का नाम भी दिमाग में आने लगा होगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1864 में और निधन 1938 ईस्वी में हुआ, तो इनका क्या रोल रहा हिंदी गद्य साहित्य में अगर देखा जाए तो संपादक के तौर पर, आलोचक के तौर पर, निबंधकार के तौर पर और पत्र पत्रिकाओं या फिर पत्र साहित्य में इनका बहुत ही अहम रोल रहा है। खासतौर से महावीर प्रसाद द्विवेदी को हम संपादक के रूप में अच्छे से जानते हैं और नाम आता है सरस्वती पत्रिका का, जिसका कि इन्होंने सन 1903 से लेकर 1920 तक संपादन किया। लगभग 17 वर्षों तक संपादन किया। किसी भी पत्रिका से 17 वर्षों तक जुड़ा रहना बहुत बड़ी बात है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को आप संपादक के रूप में जरूर देख कर जाइए। आलोचक के तौर पर इन्होंने काव्य की आत्मा से लेकर रस सिद्धांत तक और फिर कविता क्या है पर विचार इन्होंने भी किया और अपने मतों को दिया है। कई बार सवाल पूछा जाता है। इसके बाद निबंधकार के तौर, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जब सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे तो वो आलोचक का तो दायित्व निभा ही रहे थे, इसके अतिरिक्त उन्होंने निबंध लेखन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया। और साथ में पत्रों को भी ध्यान में रखिए। अपने समकालीनों के द्वारा जो इनका पत्राचार हुआ है उसको भी आप जरूर ध्यान देकर जाइए। मैं इसलिए हर निबंधकार या फिर जो भी लेखक है उसके नीचे उनके विधागत विशेषताओं को जोड़ा हूं ताकि आपको एक दृष्टि मिले। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं कि किसी भी लेखक के ऊपर हम किस तरीके से रिसर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिसर्च का सूत्र भी मिल रहा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी समझ गए होंगे आप कि किस किस एरिया में फेमस रहे। इसके बाद नाम आता है बाबू श्याम सुंदर दास, जिनका जन्म 1875 में और निधन 1945 ईस्वी में हुआ। यानी कि बाबू श्याम सुंदर दास ये भी स्वतंत्रता को नहीं देख पाए। ठीक है, 2 साल पहले ही इनका निधन हो गया। बाबू श्याम सुंदर दास का क्या रोल रहा है हिंदी गद्य के विकास में? इनका भी रोल रहा संपादक के तौर पर। ठीक है, भाषा और साहित्य की जब भी बात की जाएगी तो श्याम सुंदर दास के योगदान को बिल्कुल याद रखा जाएगा। जहां पर इन्होंने नागरी प्रचारी सभा में काम किया, नागरी प्रचारी पत्रिका को लेकर काम किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य भाषा कोश तैयार करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। आलोचना में भी इन्होंने काम किया और खासतौर से कहा जाता है कि जो विश्वविद्यालयी आलोचना थी, अध्यापकीय आलोचना थी, उसको इन्होंने निभाने का प्रयास किया। आज बाबू श्याम सुंदर दास यदि नहीं होते तो शायद जो हिंदी विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं और कंपटीशन के तौर पर इसकी तैयारी कर रहे हैं वो संभव नहीं हो पाता। बहुत बड़ा रोल रहा है बाबू श्याम सुंदर दास का। इसके बाद निबंधकार के तौर पर भी ये जाने जाते हैं, तमाम इन्होंने निबंधों को लिखा। तो आप देख रहे हैं कि अगर विकल्प में आ भी जाता है कुछ सवाल
कि बाबू श्याम सुंदर दास किस चीज के लिए जाने जाते हैं या फिर किस चीज के लिए नहीं जाने जाते हैं, तो तुरंत आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे और तुरंत आप जवाब दे देंगे। जैसे जब भी बात आएगी भाषा और साहित्य की, तो श्याम सुंदर दास, क्योंकि भाषा विज्ञान आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी भाषा की परिभाषा को लेकर या फिर भाषा विज्ञान की परिभाषा को लेकर श्याम सुंदर दास का नाम आता ही आता है, तो ध्यान में आपको रख के जाना है एग्जाम में। इसके बाद उन्हीं के सलामी जोड़ेदार, मैं बार बार जब बाबू श्याम सुंदर दास का नाम देखता हूं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम देखता हूं तो मुझे सचिन तेंदुलकर और सहवाग की याद आने लगती है, क्योंकि ये दोनों एक जमाने में सलामी बल्लेबाज के तौर पर थे। एक से योगदान इन्होंने दिया हिंदी गद्य के विकास में, हिंदी साहित्य के विकास में, हिंदी भाषा के विकास में और हिंदी को एकेडमिक में लाने में इन लोगों का बहुत बड़ा श्रेय रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि बाबू श्याम सुंदर दास से लगभग आप देख रहे हैं कि 11-12 साल छोटे रहे, 11 साल छोटे रहे। 1884 में इनका जन्म हुआ और 1941 में इनका निधन हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास 45 में मर गए और शुक्ल जी 41 में मर गए, मतलब पहले ही मर गए उनसे। तो ये तो था डेट ऑफ बर्थ और निधन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को परिभाषित करना, इनके साहित्य क्षेत्र को बताना किसी छोटे से लेक्चर की काम नहीं है। आप इस पर अलग अलग कई सीरीज चलाई जा सकती है, जिस पर मैं बात भी कर रहा हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर अलग अलग बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। लेकिन रामचंद्र शुक्ल को देखा जाए तो पहला इनका रूप उभर कर आता है आलोचक के तौर पर। फिर इसके बाद इतिहासकार का जो इनका रूप है, कोई ऐसा प्रतियोगी छात्र नहीं होगा जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन न किया। यहाँ से कितना प्रश्न आता है, आप सभी इसके महत्व को भली भांति समझ रहे होंगे। इसके बाद निबंधकार के तौर पर, चाहे वो चिंतामणि भाग 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, निबंधकार के तौर पर उनका व्यापक रूप आपको दिखाई पड़ता है। और खासतौर से काव्य शास्त्रीय जो सिद्धांत रहे हैं रस को लेकर या फिर जो पाश्चात्य आलोचक रहे हैं उनकी तुलना उन्होंने की है भारतीय आलोचकों से, वो काफी ध्यान देने वाली बात है अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुवाद भी किया है, ब्रज भाषा से इन्होंने अनुवाद किया है, बुद्धचरित नाम से रचना है, और भी बहुत सारे अनुवाद किए हैं जिस पर कि विस्तार से बातचीत की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये था कि ये ऐसे कुछ लेखक हैं गद्य साहित्य के अंतर्गत जिनको कि परीक्षा के पहले आप हर हालत में रिवाइज करके जाइए, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। आगे देखते हैं कौन से लेखक हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद का नाम आ रहा है, जिनका जन्म 1880 में हुआ और निधन 1936 में हुआ। प्रेमचंद को आमतौर पर हम कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेमचंद निबंधकार के तौर पर, कहानीकार के तौर पर, उपन्यासकार के तौर पर, नाटककार के तौर पर, अनुवादक, संपादक, पत्र साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। तो प्रेमचंद के विविध विधागत रूपों से आप परिचित हो रहे होंगे और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रेमचंद ने नाटक भी लिखा है। 3 नाटक इन्होंने लिखा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बिल्कुल ध्यान में रखिए। बाकी इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी। उपन्यासकार के रूप में आप भली भांति जानते हैं, आप लोग तैयारी करके रखे ही होंगे। इसके बाद निबंधकार के तौर पर प्रेमचंद ने निबंध भी लिखा है, बहुत बेहतरीन इन्होंने निबंध लिखा है, बात भी किया है। संपादक के तौर पर हंस, जागरण इत्यादि पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने उस जमाने में संपादन भी किया था। पत्र साहित्य को लेकर जैसे कि अमृत राय ने चिट्ठी पत्री नाम से एक पत्र साहित्य इनका लिखा हुआ है, अपने समकालीनों के माध्यम से या फिर उनको पत्र व्यवहार इन्होंने कैसे कैसे किया है, उसमें साहित्य की बातें कैसे की हैं, पूरा वहां से विवरण दिखाई पड़ता है। तो जब हम प्रेमचंद को पढ़ें और एक गद्यकार के रूप में पढ़ें तो ये उनका विस्तार है अलग अलग विधाओं। अब अगला नाम आता है जयशंकर प्रसाद का। वैसे तो जयशंकर प्रसाद को हम महाकवि के तौर पर जानते हैं, कामायनी से इनकी प्रसिद्धि को जानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म 1889 में, निधन 1937 में हुआ। आप देख रहे हैं कि जस्ट प्रेमचंद के 1 साल बाद इनका निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं, कथाकार यानी कि कहानी और उपन्यास दोनों क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। इसलिए आपको केवल जयशंकर प्रसाद को कवि के रूप में ही नहीं देखना है, बल्कि उनकी कहानियां भी परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं, उपन्यास भी पूछे जाते हैं। नाटककार के तौर पर जब भी नाटक का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें रीढ़ की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं जयशंकर प्रसाद। तो इनके जो फेमस नाटक रहे हैं उनको जरूर एक बार परीक्षा से पहले आप रिवाइज करके जाइए। रंगमंच को लेकर इन्होंने विचार विमर्श किया,
इसके बाद आप देख रहे हैं खास विशेषता जो शंकर प्रसाद की है वो है गद्य काव्य। इन्होंने कुछ चंपू काव्यों को भी लिखा है, ठीक है, जिसमें कि उर्वशी इत्यादि का नाम आपने सुना होगा। तो गद्य काव्य भी लिखने का प्रयास किया है जयशंकर प्रसाद ने। इसके बाद अगला नाम आता है वृंदावन लाल वर्मा, जिनका जन्म 1889, निधन 1969 ईस्वी में हुआ। वृंदावन लाल वर्मा का गद्य लेखन काफी विस्तृत रहा है, अलग अलग विधाओं में इन्होंने लिखने का प्रयास किया है, जिसमें आप देख रहे हैं कहानीकार के तौर पर, नाटककार के तौर पर, उपन्यासकार के तौर पर, जीवनीकार के तौर पर, आत्मकथा के लिए यात्रावृत्त, डायरी व पत्र। आप अगर इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक रचनाकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इतिहास की घटनाओं को अपने रचना कर्म का आधार बनाया, चाहे वो कहानीकार के तौर पर देखें, नाटककार के तौर पर देखें या उपन्यासकार के तौर पर। आप परीक्षाओं में जाते हैं तो जरूर एक दो प्रश्न वृंदावन लाल वर्मा से भी रहता है। इसीलिए हमने चुनिंदा उन लेखकों को एक जगह कलेक्ट किया है जिससे कि आप अलर्ट हो सके, आप उस समुद्र में मंथन कर सकें और जो चुनिंदा रचनाकार हैं उनको एक अलग से नोट्स बना सकें, विधागत नोट्स बना सकें, जिससे कि कम समय में आप रिवीजन करें। उम्मीद है कि मेरी बातें आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी और लगातार आप नोट्स बना रहे हैं। अगला नाम है गुलाब राय का, जिनका जन्म 1888 में हुआ, निधन 1963 में हुआ। जब भी गुलाब राय का नाम आता है तो भारतीय काव्य शास्त्र के कुछ खास सिद्धांत हैं, जैसे इन्होंने रस पर विचार किया हुआ है। इसके पहले हमने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस मीमांसा यानी रस पर उन्होंने विचार किया था। इसके बाद गुलाब राय उस समय नव रस नाम से इन्होंने एक रचना की है, एक पुस्तक लिखी है जिसमें कि नव रसों की चर्चा की है। तो काव्य शास्त्र के क्षेत्र में गुलाब राय का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके बाद इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अगर किसी विद्यार्थी को पता हो कि गुलाब राय ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से लिखा है तो जरूर कमेंट्स करें, मुझे बहुत खुशी होगी कि यहाँ बहुत ही सिंसियर और गंभीर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि फला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, उसमें सुबोध शब्द लगा हुआ है, मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ, बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी कमेंट्स कर जरूर बताएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि गुलाब राय निबंध के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है, ठलुआ क्लब जैसा निबंध कई बार सवाल पूछा गया है परीक्षाओं में। अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो इनके निबंध भी काफी फेमस रहे, ठीक है, तो गुलाब राय को भी आप ध्यान में रखकर देखिए। इसके बाद नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी। जब भी माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में पुष्प की अभिलाषा नाम की रचना जो कि कविता में है, लेकिन हम यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी को एक गद्यकार के रूप में देख रहे हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ और निधन 1968 में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जितने लोगों को लिया, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सब एक ही साल पैदा हुए और अपना रचना कर्म किए। माखनलाल चतुर्वेदी आप देख रहे हैं कि गद्य गीत के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनका जो कवि हृदय था वो अछूता नहीं रहा, इन्होंने गद्य में भी गीत लिखने का प्रयास किया। इसके बाद नाटक के तौर पर, नाटककार के तौर पर माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आता है, जिसमें इन्होंने एक नाटक, बहुत ही बेहतरीन नाटक लिखा है, कृष्णार्जुन युद्ध। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। यदि आप यूपी जीडीसी का पेपर देखेंगे तो एक बार ये सवाल आया हुआ था, जिसमें मैं खुद एक प्रतियोगी छात्र के रूप में बैठा हुआ था। तो ये नाटककार के तौर पर भी जाने जाते हैं। पत्रकार, जब भी बात आएगी करमवीर की, विशाख भारत की, या फिर उस समय की जो भी समकालीन पत्र पत्रिकाएं चल रही थी, उसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी जाने जाते हैं। पत्र साहित्य के क्षेत्र में भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके अतिरिक्त निबंधों में भी माखनलाल चतुर्वेदी ने अपना योगदान दिया। तो कहने का मतलब ये है कि परीक्षा से पहले माखनलाल चतुर्वेदी के इन विधागत विविध आयामों को जरूर एक बार रिवाइज करके जाइए, जिससे कि आप अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकें। आगे बात करते हैं, अगले जो लेखक हैं उसमें है राहुल साकृत्यायन। आप देख रहे हैं राहुल साकृत्यायन, जिनका जन्म 1893 में हुआ और निधन हो गया 1963 ईस्वी में। राहुल साकृत्यायन जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है इनका यात्रा साहित्य। तो ये तो इनकी विशेषता है, ये इनका विशेष पक्ष है। लेकिन परीक्षा में आप देखेंगे तो राहुल साकृत्यायन के निबंधों से भी सवाल आते हैं, उपन्यासों से सवाल आते हैं, कहानी से भी सवाल आते हैं। तो ये है राहुल साकृत्यायन का विधागत विविध आयाम। तो इनको आप जरूर एक जगह रिवाइज करके जाइए, अपना नोट्स तैयार कीजिए। मैं आज तो केवल रूपरेखा पर बातचीत कर रहा हूं, जैसे मुझे दिमाग मेरा तुरंत इधर घूमा कि मुझे एक एक इस तरीके से रचनाकारों की विधागत रचनाओं को भी लेकर प्रस्तुत करना
चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि आप लोगों के पास किताबें होंगी, कंपटीशन से रिलेटेड आप लोगों ने किताबें रखी होंगी और बाकी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप उन किताबों में एक मार्क कर लीजिए कि इनको इनको विशेष तौर पर पढ़ना है। ठीक है, तो राहुल साकृत्यायन को आपने देख लिया, इसमें निबंध, उपन्यास, कहानी, यात्रा, साहित्य बिल्कुल ध्यान में रखकर जाइए। इसके बाद नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वैसे तो निराला को हम एक कवि के रूप में भी जानते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि निराला का हिंदी गद्य के विकास में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसमें कि इनके निबंध परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट का पेपर उठाएंगे तो किसी न किसी हर वर्ष में एक आध सवाल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निबंध से रहता ही रहता है। इसके अतिरिक्त सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में आलोचकीय गुण भी था, जैसे कि इन्होंने परिमल की भूमिका लिखी थी, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिए। कथाकार के तौर पर निराला की उपन्यास भी काफी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, कहानियां भी इन्होंने कुछ लिखी। इसके अतिरिक्त पत्रकार के तौर पर जैसे एक नाम आपने सुना होगा, मतवाला, ये पत्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जुड़ा हुआ है। तो ये विविध इनका रूप है। अगर कवि के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने निबंध भी लिखे, आलोचना में भी हाथ आजमाया, कथाकार के तौर पर भी काम किया, पत्रकार के तौर पर भी काम किया। ठीक है, इसके बाद नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म 1900 में और निधन 1977 में। निराला का आप देख रहे हैं कि 1896 में और निधन 1961 में, यानी कि निराला जो है पंत से बड़े। तो कई बार कालक्रम के हिसाब से भी क्वेश्चन बनता है, तो इस फॉर्मेट से आप हो सकता है कि चीजों को याद रख पाए। सुमित्रा नंदन पंत जो कि निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं, आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं और संस्मरण के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनके निबंध काफी फेमस रहे। पंत जी ने भाषा को लेकर भी काफी काम किया हुआ है। ठीक है, संस्मरण 60 वर्ष एक रेखांकन करके इनका एक संस्मरण है, उसको आप सभी कहीं कहीं जरूर पढ़ा होगा, तो ध्यान में रखिए। इसके बाद नाम आता है ईलाचंद जोशी का। जब ईलाचंद जोशी का नाम आता है तुरंत मनोविज्ञान से भी इनका नाम जुड़ता है। जब हम मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की बात करते हैं, कहानियों की बात करते हैं, तो ईलाचंद जोशी का नाम आ जाता है। साथ में अज्ञेय और जैनेन्द्र का नाम भी आता है। तो आप देख रहे हैं कि ईलाचंद, जिनका जन्म 1902 में हुआ और निधन 1982 में हुआ, इन्होंने निबंध, कहानी और उपन्यास इन 3 विधाओं में अपना खास योगदान दिया। ईलाचंद जोशी को भी बिल्कुल ध्यान में रखिए। इसके बाद नाम आता है यशपाल का। यशपाल को भी ध्यान में रखना है, जिनका जन्म 1903 में और निधन 1976 में हो गया। यशपाल के निबंधों से आप भली भांति परिचित हैं। निबंधों से तो हैं ही, उपन्यास के लिए हम खासतौर से इनको जानते हैं, जैसे कि झूठा सच, दिव्या और तमाम उपन्यास हैं। ठीक है, दादा कामरेड, देशद्रोही, इस टाइप से। निबंध में चक्कर क्लब नाम से इनका एक निबंध है, काफी फेमस रहा है, इसको ध्यान में रखिए। यात्रा वृत्त के लिए भी यशपाल जाने जाते हैं। कहानियां भी इन्होंने काफी लिखी हुई हैं। तो गद्य में यशपाल का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, खासतौर से इनको प्रगतिवाद से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, तो यशपाल जो कि स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी जाने जाते थे, एक तरीके से क्रांतिकारी थे ये। ठीक है ना, अज्ञेय इत्यादि के साथ, या फिर जो चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों के साथ भी रहा करते थे ये। इसके अतिरिक्त इन्होंने निबंध, यात्रावृत्त, कहानी, उपन्यास सब कुछ लिखा। तो इनको भी परीक्षा से पहले एक बार रिवाइज करके जाइए। आगे के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, जिनका जन्म 1903 में हुआ और निधन 1981 में हो गया। इनके उपन्यासों को जरूर आप देख कर, जिसमें कि इनका एक बहुत ही खास उपन्यास है चित्रलेखा। इसके अतिरिक्त आपने टेढ़े मेढ़े रास्ते नाम से, ठीक है, एक दिन, इस टाइप से इन्होंने उपन्यास लिखा। तो इनके उपन्यासों को जरूर ध्यान रखिए। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भगवती चरण वर्मा के एक ही विधा का नाम यहाँ पर है उपन्यास। तो यहाँ से सवाल बनते हैं। इसके बाद नाम आता है जैनेन्द्र कुमार का, जिनका जन्म 1905 में और निधन 1988 में। जैनेन्द्र कुमार जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले इनके कहानी और उपन्यास हमारे दिमाग में आने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जैनेन्द्र कुमार ने संस्मरण, जीवनी और निबंध भी लिखा है। तो जैनेन्द्र कुमार से भी सवाल आते ही हैं किसी न किसी रूप में, खासतौर से उपन्यास और कहानी से तो खूब सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी, जिनका जन्म 1906 में और निधन 1967 में हुआ। ये आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं। तो इनके जो भी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं उनको जरूर ध्यान में रख के जाइए, नंद दुलारे वाजपेयी। और खासतौर से
छायावाद के क्षेत्र में इन्होंने काफी काम किया है। और ये वही नंद दुलारे वाजपेयी हैं जिन्होंने की प्रयोगवाद शब्द का भी प्रयोग किया। ठीक है, तो ये हो गया नंद दुलारे वाजपेयी को एक आलोचक के तौर पर आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिए। इसके बाद अगला नाम है शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी, बहुत कम नाम आप लोग इनका सुनते हैं जितना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, लेकिन शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को उपनिषद से जोड़ा हुआ है। आप अगर देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को तो सवाल बना हुआ है कि कामायनी को उपनिषदीय महाकाव्य किसने कहा था, शांति प्रिय द्विवेदी का नाम आता है। इनका जन्म 1906 में और निधन 1967 में। शांति प्रिय द्विवेदी निबंधकार के तौर पर, आलोचक के तौर पर, संस्मरण, आत्मकथा, उपन्यास के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद अगला जो नाम है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी अगर देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद सबसे चर्चित व्यक्तित्व या लेखक के तौर पर हमारे दिमाग में आते हैं जब हम हिंदी आलोचना पढ़ते हैं या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। तो द्विवेदी जी का यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में और निधन 1979 में हुआ। इनका योगदान अगर गद्य के दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास, निबंध, आलोचना, अनुसंधान हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक खास विशेषता है। इसीलिए मैंने प्रत्येक लेखक के नीचे उसकी विधागत या फिर उसकी जो खास विशेषता है उसको लिखने का प्रयास किया। नहीं तो मैं चाहता तो केवल लेखक को ही बता देता कि आप लोग इनको ध्यान में रख लीजिए, लेकिन हमने सोचा कि आपको कुछ नई दृष्टि दी जाए, क्योंकि मैं जो भी लेक्चर बनाता हूं रिसर्च करके बनाता हूं और किसी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, अनुसंधान की जब भी चर्चा की जाएगी, जैसे कि नाथ सिद्ध साहित्य को लेकर हो या फिर इतिहास बोध को लेकर हो, चाहे कबीर को लेकर हो, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काफी काम किया। इसके अतिरिक्त संस्कृति की व्याख्या को लेकर इन्होंने बहुत काम किया है। पत्र साहित्य, उपन्यास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोई न कोई उपन्यास हर परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगा रहता है, जिसमें कि बाण भट्ट की आत्मकथा से आप सभी परिचित होंगे। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कुछ न कुछ यहाँ से सवाल रहता ही रहता है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखें। खासतौर से निबंध में बात करें तो ललित निबंधकार के तौर पर इनको जाना जाता है और इनके निबंधों से सवाल परीक्षाओं में रहते हैं। तो ये हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बात हम करते हैं आगे के लेखकों के ऊपर, जिसमें कि नाम आप देख रहे हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का नाम जैसे ही मैंने लिया तो अब आपके दिमाग में एक खाका बन गया होगा कि जो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं वो चारों स्तंभ कविता के तो दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, इसके अतिरिक्त गद्य की दृष्टिकोण से भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा कि प्रसाद के बारे में बात कर लिया, निराला के बारे में बात कर लिया, पंत के बारे में बात कर लिया, फिर महादेवी वर्मा का भी नाम आ गया। महादेवी वर्मा जिनका जन्म 1907 में और निधन 1987 में हुआ। इन्होंने निबंध, आलोचना में भी काम किया। कई बार आप परीक्षाओं में देखेंगे तो महादेवी वर्मा के भी कथन पूछे गए। संस्मरण, रेखा चित्र तो इनके बिना अधूरा है। तो इसलिए महादेवी वर्मा का जो विधागत विविध आयाम है उसको अपने दिमाग में रखिए, परीक्षा से पहले एक बार रिवाइज करके जरूर जाइए। अगला नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जब नाम आता है तो पहले तो इनकी कविताएं ध्यान में आती हैं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने गद्य में भी बहुत अहम रोल निभाया। इनका जन्म 1908 में हुआ, निधन 1974 में। दिनकर निबंध, यात्रा साहित्य, लघु कथा, गद्य गीत, संस्मरण, पत्र साहित्य, आलोचना, संस्कृति का अध्ययन इन्होंने किया। इनकी एक खास पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि आपके सिलेबस में भी है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है और तमाम जो अलग अलग हिंदी विषय से परीक्षाएं होती हैं प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहां पर भी दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय को पढ़ना रहता है। तो आप देख रहे हैं कि दिनकर के जो गद्य के विविध रूप वो कौन कौन से हैं? निबंध, यात्रा साहित्य, लघु कथा, गद्य गीत, संस्मरण, पत्र साहित्य, आलोचना और संस्कृति का अध्ययन। आप देख रहे हैं कि आलोचना में कामायनी और उर्वशी को लेकर इन्होंने काफी डिबेट किया। खासतौर से उर्वशी पर इन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, तो आलोचना में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बल्कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो उर्वशी है वो आलोचकों के केंद्र में रही। ठीक है ना, यहाँ पर एक विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त
रामधारी सिंह दिनकर का एक आपने कथन पढ़ा होगा बिहारी के संदर्भ में। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ तक इस लेक्चर को सुन रहा है तो बिहारी के संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर ने एक बड़ा ही फेमस कोटेशन कहा था, कथन कहा था। आप लोग इसको कमेंट करिए जिससे कि ये पता लगे कि आप इस लेक्चर को कमरे में बैठकर देख रहे हैं या फिर मेरे सामने ही इसको देख रहे हैं। हम इनडायरेक्टली एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं। तो जरूर आप लिख कर बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर ने बिहारी के संदर्भ में कौन सा कथन, बिहारी या घनानंद, घनानंद या बिहारी, इन दोनों के संदर्भ में इन्होंने एक कथन कहा। रोने से रिलेटेड कथन है, मैंने संकेत कर दिया। अगले जो लेखक हैं उनका नाम है उपेंद्र नाथ अश्क, जिनका जन्म 1911 में, निधन 1996 में हुआ। उपेंद्र नाथ अश्क का काफी इंपॉर्टेंट रोल है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। उपेंद्र नाथ अश्क उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मकथा, इन तमाम विधाओं में अपना लेखन कार्य किया है। और परीक्षा में आप देखेंगे कि एक दो सवाल उपेंद्र नाथ अश्क के इन विधागत विविध आयामों से रहते ही रहते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि उस समुद्र मंथन में से किन महत्वपूर्ण लेखकों को हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार विद्यार्थियों के कॉल आते हैं और वो कहते हैं कि हमने तो पढ़ने के लिए पूरा पढ़ लिया है, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा की डेट नजदीक आती जा रही है हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो मैं यही बता रहा हूं कि पढ़ने के लिए तो आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको छोड़ नहीं सकते हैं, इनको हर हालत में आपको पढ़ना है। अगला नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनका जन्म 1911 में और निधन 1987 में हुआ। अज्ञेय जैसे ही नाम आता है तो एक तो कविता क्षेत्र में इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है और कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होगा, चाहे वो मैं छोटी कक्षाओं की बात करूं, चाहे यूजी, पीजी, नेट, कोई भी एग्जाम हो, अज्ञेय के बिना वो एग्जाम अधूरा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नाम है। अज्ञेय कविता क्षेत्र के अतिरिक्त आलोचना में, कथा साहित्य में, कथा साहित्य मतलब उपन्यास और कहानी, इन दोनों में बहुत ही अहम रोल निभाया है और बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस संकेत करने की जरूरत है। अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत चाहे वो डायरी हो, यात्रावृत्त हो, रिपोर्टाज हो, गद्य काव्य हो, चंपू काव्य हो, सब इन्होंने लिखने का प्रयास किया। संपादक के तौर पर शायद महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद, मुझे जहां तक लगता है कि क्योंकि मैंने अज्ञेय पर अपना रिसर्च किया हुआ है, तो संपादक के तौर पर कई पत्र पत्रिकाओं से इनका नाम जुड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त ये भूमिका के लिए जाने जाते हैं, खासतौर से तार सप्तक, बहुत बड़ा नाम है। इस नाम को केवल छोटे से लेक्चर में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तार सप्तक, जो 4 तार सप्तक रहे हैं, उनकी भूमिकाओं को भी लिखने का काम किया। इसके अतिरिक्त उसका संपादन भी किया और कुछ तो इन्होंने साहित्य में टर्निंग पॉइंट्स भी किया, जैसे कि नई कविता, ठीक है, प्रयोगवाद, ये सारी चीजें। तो आप देख रहे हैं कि अज्ञेय का क्या विस्तृत रूप है यहाँ पर। आलोचक के तौर पर, कथा साहित्य में अहम योगदान, अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत, ठीक है, संपादक के तौर पर। अगला नाम आता है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, भले ही इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह नहीं लिखा हो, लेकिन ये ऐसा नाम है कि बिना इतिहास ग्रंथ लिखे हुए भी इन्होंने इतिहास लिखा है। इन्होंने हर युग के उन बड़े रचनाकारों का मूल्यांकन किया है जो कि अपने युग को प्रभावित करते हैं। जैसे इन्होंने काम किया तुलसीदास के बारे में, फिर इसके बाद इन्होंने काम किया भारतेंदु हरिश्चंद्र को लेकर, फिर काम किया महावीर प्रसाद द्विवेदी को लेकर, फिर काम किया निराला को लेकर, फिर काम किया प्रेमचंद को लेकर। ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण इनके कार्य हैं जो कि किसी भी इतिहास ग्रंथ से कम नहीं है। उम्मीद है कि रामविलास शर्मा के महत्व को आप लोग भली भांति समझना शुरू कर दिए होंगे। इनका जन्म 1912 में और निधन 2000 ईस्वी में हो गया। ये आलोचक के तौर पर, निबंधकार के तौर पर और आत्मकथा के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। तो रामविलास शर्मा को परीक्षा से पहले जरूर एक बार रिवाइज करके जाइए, इनसे सवाल आना ही आना है। इसके बाद हम देखते हैं अगले जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, जिनका जन्म 1912 में और निधन 2009 में हुआ। विष्णु प्रभाकर की जब भी बात आती है तो आपके दिमाग में तुरंत आता होगा आवारा मसीहा, ठीक है, आवारा मसीहा। तुरंत आवारा मसीहा आप देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को, तो
शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जहां इससे रिलेटेड क्वेश्चन न आते। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना। तो विष्णु प्रभाकर ने जीवनी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, कहानी, नाटक, नाटक में भी, रेडियो नाटक में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके अतिरिक्त संस्मरण भी इन्होंने लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि विष्णु प्रभाकर का विधागत जो विविध आयाम है, विस्तार है, वो किन किन एरिया में है। तो उन एरियाओं को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जब आप कोई किताब पढ़ेंगे तो एक जगह ये सब नहीं मिलेगा। जो कहानी है वो कहानी पोर्शन में, उपन्यास उपन्यास पोर्शन में, जीवनी जीवनी के पोर्शन में, नाटक नाटक के पोर्शन में। लेकिन कम से कम आपको एक आइडिया इस लेक्चर के माध्यम से मिल रहा होगा कि फला लेखक किस विधा के लिए जाना जाता है, किन किन विधाओं में काम किया। तो उसी हिसाब से आपका दिमाग काम करेगा। आप जब किताबें पढ़ेंगे तो आपका दिमाग उसके तरफ खींचने लगेगा, आकर्षित करेगा, या फिर जो मेरी आवाज है आपके मन मस्तिष्क में गूंजने लगेगी। ठीक है। अगला जो नाम है वो है नगेंद्र। नगेंद्र का जब नाम आता है तो पहले तो आप सभी के दिमाग में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने कोई इतिहास नहीं लिखा है बल्कि संपादित किया है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य इतिहास लेखक नहीं है, तो नगेंद्र का अगर नाम है तो नगेंद्र ही इसका सही उत्तर होगा। इन्होंने संपादित किया। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो अपने अपने विषय के जो स्पेशलिस्ट आलोचक रहे हैं या फिर विषय विशेषज्ञ रहे हैं उनके द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी किताब है। आप सभी के पास, लगभग सभी परीक्षार्थियों के पास ये किताब होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और अध्यापकों के पास भी रहती है। नगेंद्र का जन्म 1915 में और निधन 1999 में हो गया। नगेंद्र आलोचक के तौर पर निबंधकार, संस्मरण लेखन के क्षेत्र में, यात्रावृत्त में काम किया। इतिहास, आत्मकथा में इन्होंने अपना अहम रोल निभाया। जब भी हम बात करते हैं आलोचक के तौर पर तो इनका एक ग्रंथ है रस सिद्धांत। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय के ही कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने भी रस पर काम किया। ठीक है। काव्य शास्त्र में कई बार नगेंद्र का नाम आता है, और खासतौर से जब आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र का नाम लेंगे तो वहां पर भी नगेंद्र का नाम आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो। आत्मकथा की जब भी बात की जाती है तो इनकी भी एक आत्मकथा है, अर्ध कथा। ठीक है। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि सबसे प्राचीन जो रचना है आत्मकथा के क्षेत्र में वो है अर्ध कथा में, और उसी से मिलता जुलता इनका भी है, इनकी भी आत्मकथा है वो है अर्ध कथा। तो बस कोरिलेट करने के लिए मैंने बता दिया। बाकी इनका आलोचक जो रूप है, निबंधकार का रूप है, संस्मरण के तौर पर जो इन्होंने लिखा, यात्रावृत्त में, इतिहास के बारे में जो मैंने बताया किताब। ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अलग अलग लेखकों का मूल्यांकन किया। खासतौर से इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत का, ठीक है, अगर आलोचक के तौर पर देखा जाए तो इन्होंने मूल्यांकन किया। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। इसके बाद जो अगले लेखक हैं अमृतलाल नागर, जिनका जन्म 1916 में और निधन 1990 में हो गया। अमृतलाल नागर निबंध, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी लेखक, कहानी और उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं। खासतौर से अमृतलाल नागर भी ऐसे लेखकों में हैं जो कि लगभग यूजी और पीजी से लेकर नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में इनका कोई न कोई उपन्यास रहता ही रहता है, चाहे वो मानस का हंस हो, ठीक है, चाहे अलग अलग और जो भी उपन्यास। तो खासतौर से अमृतलाल नागर को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। और आखिर में आज के जो महत्वपूर्ण गद्य लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म 1921 में और निधन 1977 में हो गया। फणीश्वर नाथ रेणु ने उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र, पत्र साहित्य और रिपोर्टाज लेखन में अपनी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। इनके उपन्यास, खासतौर से महिला आंचल को आप लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त और जो भी उपन्यास हैं उनकी विषय वस्तुओं को जरूर ध्यान में रखिए, सवाल पूछा जाता है। कहानी के मामले में बात करूं तो कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होगा जिसमें फणीश्वर नाथ रेणु की कोई कहानी न लगी हो। इसके अतिरिक्त रिपोर्टाज, ऋण जल धन जल नाम से जो रिपोर्टाज है काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि आधुनिक काल का अध्ययन करते समय खासतौर से हिंदी गद्य की जो अलग अलग विधाएं हैं और अन्य गद्य विधाएं हैं उनमें जो लेखकों का अंबार है, एक तरीके से उसको मैं सागर कह सकता हूँ, महासागर कहा जा सकता है। उसमें से उन चुनिंदा लेखकों को किनको पढ़ा जाए इस लेक्चर के माध्यम से समझ में आ गया होगा, और आप इन 29 को
लिख लिए होंगे और एक नोट्स भी धीरे धीरे तैयार कर लेंगे और फिर इनके जो भी विधागत विविध आयाम है उनके अनुसार एक जगह नोट्स बनाते जाएंगे, जहां पढ़ते जाएंगे और फिर उनको नोट करते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आपके अंदर किसी भी तरीके की घबराहट नहीं होगी कि मैं तो पढ़ता जा रहा हूं लेकिन दिमाग में कोई चीज बैठ नहीं रही है। ठीक है, तो क्योंकि परीक्षा की एक खास विशेषता होती है, आप कितना भी पढ़कर जाएंगे, अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 10 से 15 सवाल तो नए रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, तभी तो परीक्षा नई परीक्षा होगी, वरना अगर सब रिपीटेड क्वेश्चन ही आ जाएंगे तो फिर इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं। तो ये मानकर चलिए कि आप 100 में कम से कम 80 से 85 क्वेश्चन हर हालत में सही करके आए और जब इन लेखकों को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो जाहिर सा है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। तो पढ़ी हुई चीज जो होती है वो कभी खराब नहीं होती है, वो काम में आती है। और ये भी आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आप जो बचपन में पढ़े थे या फिर 10th 12th में पढ़े थे, यूजी पीजी में पढ़े थे, पीएचडी में पढ़े थे, कब की तैयारी आपके काम में आ रही है। क्योंकि तैयारी का सीधा सीधा फार्मूला है रिवीजन करना। तो इन लेखकों को, जो मैंने 29 लेखकों की चर्चा की है, इनको अलग से नोट करके आप समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे। बाकी और जानकारी अपने दिमाग में आप रखते जाइए, उनको पढ़ते जाइए। तो जितना अधिक से अधिक चीजों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, पता चला कि नएपन की खोज में पुरानेपन को भूल जाएंगे, इन महत्वपूर्ण रचनाकारों को भूल जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत होने लगे। तो उम्मीद है कि आज का जो मेरा प्रयास था, उस प्रयास को आप सभी बहुत अच्छे से समझे होंगे और मेरे एक एक शब्द को, क्योंकि तैयार तो मैं दिमाग से करता हूं लेकिन कई बार बुद्धि से, हृदय से भी सोचना पड़ता है। ठीक वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थिति हो जाती है कि हृदय और बुद्धि दोनों का समन्वय करना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग भी दोनों का समन्वय करके इस वीडियो लेक्चर को देखे होंगे, सुने होंगे और नोट्स बनाए होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आज का ये ऑन द स्पॉट, क्योंकि मैं इसको कहीं भी कम्युनिटी सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल में नहीं बताया था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि परीक्षार्थी परीक्षा तिथि नजदीक आते आते घबराने लगते हैं कि क्या पढ़े क्या छोड़े। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि छोड़ने की तो बात है ही नहीं, इनको पढ़ने की बात है। इनको तो हर हालत में आपको पढ़कर जाना ही होगा। तो आप लोग अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरीके से बीच बीच में कुछ स्पेशल क्लासेज आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए। ये चैनल आपको कभी नुकसान देने वाला नहीं है, आपके मनोबल को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी बातों को आप समझ रहे होंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।